Good afternoon, all of you. We are studying here chapter number 6, that is manufacturing industry for class 10, right? So, in this video lecture, we have to discuss what is manufacturing, what are the importance of manufacturing industry. जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में ये पिक्चर देख पा रहे हो. So, these are the various products which can be used in our daily life to satisfy our needs. Some of our basic products and some are luxurious products or things, right? बट हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि ये सब चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में कहाँ से आ जाती है, राइट? क्योंकि इसकी तो कोई खेती होती नहीं है. ये सब चीज़ें खेती में मतलब उगाए नहीं जाते, किसी पेड़ को लगते नहीं है, फिर भी ये मार्केट में इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, इतने अच्छे पैकिंग्स में, इतने अच्छे डिज़ाइंस में, जो कि आपकी जो अलग अलग नीड्स है उसको पूरा करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं. तो ये आते कहाँ से है? तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तो और मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे की जाती है. तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री में की जाती है. तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था. तो जैसे कि इस स्क्रीन के ऊपर में आप अलग अलग डेली नीड्स के एटम्स को देख रहे हो, जिसमें नमक से लेके हेयर ऑयल तक सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है. इसमें मेडिसिन्स भी है, तो आपके कुछ फास्ट फूड्स भी है, तो कुछ एनर्जी बूस्टर्स भी है. बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है. इसके साथ साथ कुछ लग्जरियस आइटम भी है, जिसमें आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, एयर ट्रैवल की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे मैंने होम अप्लायंसेस शो किए हैं आपको, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स या बाकी रेफ्रिजरेटर या एसी या टीवीज, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं आपको यहाँ पे दिख रही है. तो ये सभी चीज़ें मार्केट में जो आती है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होती है, और बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर्ड होती है, ताकि जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल है पूरे दुनिया में उनके नीड्स को क्या किया जाए, पूरा किया जाए. इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्री में. और इसी प्रोसेस को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बोला था, मैन्युफैक्चरिंग बोला था. सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पे. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन क्या है, राइट? लास्ट क्लास में वैसे इसको डिस्कस किया था हमने. तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. सो ये आज का हमारा पार्ट 1 होने जा रहा है यहाँ पे. तो जितने भी लोगों ने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो वो बीच में इस वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, आखिरी तक आपको देखना है इसको, ताकि आपकी इस चैप्टर की जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए. सेकेंड पार्ट में हम रिमेनिंग इस चैप्टर के पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे. तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर में एक पिक्चर शो हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. एक जो फाइनल प्रोडक्ट है कार, तो कार को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, बनाया गया है. तो ये देखो, ये जो कार का ट्रैवल है, तो कार का ट्रैवल यहाँ पे रॉ मटेरियल से शुरू हुआ है. फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अभी कार के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो एक्चुअली स्टील वगैरह की ज़रूरत होती है. तो ये रॉ मटेरियल को पहले किसी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है. जैसे कि हम मान के चले कि अर्थ क्रस्ट से जो माइनिंग करके हम क्या निकालते हैं, ओर्स को निकालते हैं. तो उन ओर्स से मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको जिस इंडस्ट्री में सेंड किया जाता है, राइट? और वहाँ पे जब उसका स्मेल्टिंग किया जाता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में आपको पता है. स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स और नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स, राइट? सो ये जो प्रोसेस होती है, तो उस इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं. यहाँ पे याद रखिए, आगे जाके हम नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री के एक्चुअली कौन कौन से टाइप्स होते हैं. एक एक इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से हम वहाँ पे उसको कवर कर लेंगे. लेकिन अभी याद रखिए आप यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जब हम रॉ मटेरियल को जिस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो जो इंडस्ट्री होती है एक्चुअली, तो वो आपकी बेसिक इंडस्ट्री होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया आपको कि
जो ओर्स होते हैं, ओर्स में से मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसको स्मेल्टिंग के लिए कुछ इंडस्ट्री में सेंड किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री एक्चुअली बेसिक इंडस्ट्री होती है। तो बाद में ये जब हम यहाँ पे ओर्स को, मेटल और नॉन मेटल्स के ओर्स को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस इंडस्ट्री में एक्चुअली हम जैसे अभी आयरन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। तो स्टील भी एक कार इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल ही है। मतलब इंडस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो इंडस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सारी की सारी इंडस्ट्री जो होती है वो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती है। आई रिपीट अगेन, जितने भी टाइप्स की इंडस्ट्री है, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री है, वो सभी इंडस्ट्री फिनिश गुड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करती है। तो फिनिश गुड्स के लिए जो जरूरी चीज़ें होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, तो उसको भी प्रोड्यूस करने वाली अलग अलग इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आयरन ओर की हमने बात की है, तो उस रॉ मटेरियल को जो प्रोसेस करके यहाँ पे स्टील को बना रही है, तो उस इंडस्ट्री को हम यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि एक कार बनाने के लिए आपके पास में स्टील होना बहुत ज़रूरी है। बाद में देखो इस स्टील को कहाँ पे सेंड किया जा रहा है, इस स्टील की जो डिमांड है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अलग अलग ऑटोमोबाइल्स को बनाया जाता है, कार्स है, बाइक्स है, बहुत सारी चीज़ें है, राइट। सो यहाँ पे स्टील के अलावा और भी दूसरे कंपोनेंट और दूसरे रॉ मटेरियल को यूज करके बाद में इसको कार जैसे चीज़ों में क्या कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमने देखा इस स्लाइड पे कि कार हमारे यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस हो रही है। देखो अभी किसी एक कार को अगर कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर लेती है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कार को प्रोड्यूस किया गया है। लेकिन क्या एक कार से दुनिया में जो मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल है, क्या उनकी नीड्स पूरी होने वाली है? नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में उस वस्तु का क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। तो जब कोई ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ऐसे फिनिश गुड्स को जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उसका प्रोडक्शन लेती है, तो उस प्रोसेस को एक्चुअली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। आई होप कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो इस स्लाइड पे क्लियर हो चुकी होंगी। सो इसका आप स्निप लेके भी रख सकते हो। सो आई रिपीट अगेन हियर, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स मतलब फिनिश गुड्स का जब प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी। इस वर्ड को आप याद रखिए, ऐसा कभी मत बोलिए आपकी प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर क्लियर कट डेफिनेशन आपको समझना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का तो प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है, इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। जब उसको रॉ मटेरियल से क्या कर दिया जाता है, उस फिनिश गुड को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो उसको मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोगों की जो नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में उसका क्या लिया जाता है, प्रोडक्शन लिया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। सो अभी देखना ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग में क्या ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेबर का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या सिर्फ मशीन का ही यूज़ किया जाता है इन फैक्ट्रीज में, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखो लेबर को भी यूज़ किया जाता है, अलग अलग टेक्नीशियंस की मदद ली जाती है, अलग अलग डिज़ाइनर्स की मदद ली जाती है, और यहाँ पे मशीन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अगर किसी फिनिश गुड्स को आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो मशीन की यहाँ पे मदद लेनी ही होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में किसी वस्तु को प्रोड्यूस करना ये इंसानों की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए इंसानों ने क्या की है, मशीन्स बनाई है, राइट। सो हम समझेंगे यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग इज द मेकिंग ऑफ गुड्स बाय हैंड और बाय मशीन, राइट। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है जिसमें हम गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो एक तो हाथ से किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती है, मैन्युअली वर्क किया जाता है, या तो फिर मशीन से मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, राइट। सो दैट अपॉन द कंप्लीशन द बिजनेस सेल्स, और उसके बाद में ये जो चीज़ें बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको बाद में अलग अलग जगह पे क्या कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है, सेल के लिए इसको उतार दिया जाता है मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारा एक कंज्यूमर
क्लास होता है, मतलब लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो एटम यूज इन मैन्युफैक्चर में बी रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे जिन फिनिश गुड की बात कर रहे हैं, जो फिनिश गुड यहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये एटम जो है तो ये रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, या तो पार्ट्स होते हैं कुछ, जिन पार्ट्स को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में देखा था जब एनएमसीज को वगैरह हमने पढ़ा था, तो जैसे कि किसी एक फाइनल गुड्स को जब बनाती है एनएमसी, तो एनएमसी क्या करती है, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स की जो ज़रूरत होती है उसको अलग अलग कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और बाद में किसी एक फिनिश गुड को असेंबल किया जाता है, जैसे टीवी हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती है आपको, राइट। सो आगे देखेंगे हम कि ऐसे देखिए, जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हो आप, यहाँ पे कुछ प्लॉटर्स है। तो प्लॉटर्स लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से जो उनमें स्किल होता है, तो ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है अभी फ़िलहाल, इसका हमारे देश में इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसको भी अगर मतलब इसकी अगर जिस दिन मशीनरीज बन जाएगी या मशीनरी बन चुकी है, लेकिन फ़िलहाल हमारे जो ये प्लॉटर्स है वो बहुत गरीब होने के कारण उन मशीनरीज को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये देखिए, इतने लार्ज क्वांटिटी में जब आप दीपावली जैसे ओकेजन्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उन फेस्टिवल्स में ये अर्थन जो पॉट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं आपको, अर्थन लैम्प्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो कितने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मार्केट्स में इनको देखा जा सकता है। तो ये लोग मैन्युअली इसको बनाते। इसके साथ साथ देखिए, दूसरे पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ वीविंग वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो ये इस टाइप के कुछ मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जैसी चीज़ें बनाती है। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो ये फॉरेस्ट से मिल जाता है इन लोगों को, राइट। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं, तो अभी मॉडर्न डेज में जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है, तो उनके कंपटीशन में एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं आज टिक नहीं पा रही। तो इनका बहुत बड़ा एक मतलब नुकसान हो रहा है, इनको मार्केट नहीं है आज के डेट में। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, और इसीलिए ये जो चीज़ें बेचते हैं बहुत महंगे बेचते हैं और कोई लेना पसंद नहीं करता है बाद में, राइट। तो इनके कारण ये जो लोग हैं इस सेक्टर में काम करने वाले, तो इनके बहुत बुरी कंडीशन चल रही है। सो ये भी बात यहाँ पे याद रखना है, जो कि हमने इकोनॉमिक्स में इसको डिस्कस किया है। सो और एक पिक्चर में देख पा रहे हो आप, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात चल रही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखो, जो जैसे एग्रीकल्चर से जो कॉटन आता है आपको, तो कॉटन में प्रोड्यूस करने वाली अलग फैक्ट्री होती है, जहाँ पे उसको यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं क्लॉथ के, और बाद में उसको अलग अलग टेलर्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, अलग अलग क्लॉथ को, मतलब टी शर्ट्स हो गया, पैंट्स हो गए, जीन्स वगैरह हो गए, या शर्ट्स वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह, जो भी चीज़ें है, तो उसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। देख पा रहे हो आप पिक्चर में कैसे एक फैक्ट्री के अंदर में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स है, जो टेलर है यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं एक साथ में। तो ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको मशीन की मदद से, और जो लेबर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने हाथ से उसको क्या करते हैं, मैन्युअली प्रोड्यूस करने में लगे होते हैं, राइट। इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जनरली चलता है, तो वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चलता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन लिया जाता है, और इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन लेने के लिए मशीनरी और स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई हो, और किस तरह से कार जैसे प्रोडक्ट को यहाँ पे, मतलब कार जैसे वस्तु को प्रोड्यूस किया जाता है और बाद में लार्ज क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे जो स्किल लेबर होते हैं मशीन की मदद से ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन को कर पाते हैं यहाँ पे। सो आई होप कि ये आपका क्लियर हुआ हो। इस स्लाइड का आप एक स्निप लेके रख लीजिए। सो हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। देखो, इस टॉपिक को भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन आज के क्लास में मैं क्यों इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो इसके पीछे दो कारण है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाली है, हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम
में इस टॉपिक के ऊपर में स्पेसिकली आज तक जो है तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। तो इसको मैं अगले स्लाइड में समझा दूंगा आपको। इसके साथ साथ इसी क्वेश्चन को कुछ अलग मेथड से इस टाइप से पूछा गया है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सो सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट। तो देखो पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बैकबोन है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल देने की बात की गई है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आप सपोर्ट कीजिए विथ आर्गूमेंट, कि आर्गूमेंट करना है आपको, मतलब स्ट्रांग रीजन देना है आपको कि यस इसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये हमारे देश की एक स्ट्रेंथ है, राइट, हमारे देश की स्ट्रेंथ को ये सपोर्ट करता है। तो दोनों क्वेश्चन को देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए इट हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो इससे क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरह से ग्रोथ हुई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, राइट, तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो प्रिमिटिव मेथड से किया जाता था, वो ट्रेडिशनल मेथड से उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग की जाती थी, क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता था। तो आज की डेट में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहाँ से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो उसको मॉडर्न करने के पीछे हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, राइट। सो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने एक एग्रीकल्चर का आपको एक पिक्चर शो करने की कोशिश की है, देख पा रहे हो वहाँ पे ट्रैक्टर जैसी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे क्या है फैसिलिटी है, और किस तरह से छोटे से प्लॉट में अलग अलग वेराइटीज़ की मतलब मल्टी क्रॉपिंग आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा रहा है, सीरियल्स भी लिए जा रहे हैं, वहाँ पे विटीकल्चर भी आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे, राइट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी देखने को मिल रहा है। और इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों को ग्रो करने के लिए जो मतलब इनपुट चाहिए होते हैं, तो वो इनपुट्स कहीं ना कहीं से इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से उन एग्रीकल्चर सेक्टर को आज की डेट में क्या हो रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। और इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला है यहाँ पे कि इट हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको आधुनिक करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत बड़ा हमें सपोर्ट मिला है। सो सेकेंड थिंग इज हियर इट हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्या हुआ है यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर में जो लोग आज डिपेंड है, जहाँ पे मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में, उन एक्सेस ऑफ लोगों को कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में काम मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा है, जो अलग अलग डेली नीड्स के और बाकी लग्जरियस थिंग्स को जिस तरह से लार्ज क्वांटिटी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो उनको सेल करने के लिए भी, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होंगी। अगर ये चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं होंगी तो बेचने वाले लोगों को भी कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स ऑफर हुई है, राइट। तो देखो हमने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था कि हमारी जो इकोनॉमी होती है, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर जॉब्स आर ऑफर, वेयर जॉब्स आर ऑफर, मतलब इकोनॉमी उस सिस्टम को बोलते हैं हम जिस सिस्टम में लोगों को काम प्रोवाइड किया जाता है, ऑफर दिया जाता है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपके अंदर में जो भी स्किल है उसको, और उससे आपको क्या होगी, अर्निंग होगी। तो उस सिस्टम को हम एक्चुअली इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर लोगों को काम करने का ऑफर मिला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारे इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने में मदद कर रही है। तो ये पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो जाता है। तो जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने दोनों क्वेश्चन दिखाए थे, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको शायद यहाँ पे अभी मिलना शुरू हो गए, राइट। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में देख पा रहे हो, अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो यहाँ पे करोड़ों लोग जो बेरोजगार लोग हैं, जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम की तलाश में गए थे, तो किस तरह से अपने गाँव में लौटे थे। तो इस
लॉकडाउन के सीज़न में आपको ये देखने को मिला होगा कि हमारे देश में कितने ज़्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हो सकते हैं ऐसे मतलब पैंडेमिक में या ऐसे सिचुएशन में। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है इन दिनों चल रहा है। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, तो कोई छोटे मोटे इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो कोई लार्ज स्केल में जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो सभी इंडस्ट्री अचानक से बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो ये सारे करोड़ों लोग अपने अपने घर निकल गए और इनकी जो भीड़ है तो वो रास्ते पे आपको देखने को मिली थी, इजीली देखने को मिली थी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इन लाखों लोगों को जॉब्स देने में, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब खुद अपने इंडस्ट्री में ही लोगों को जॉब नहीं देती है, तो इसके कारण जो टर्शरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, तो सर्विस सेक्टर में भी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाता है। सो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इसके वजह से क्या होता है कि लाखों लोगों को मतलब काम करने का मौका मिलता है और काम करने से उनको अर्निंग होती है, उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, तो जिसकी मदद से उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, थोड़ी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो मोर देन 27 करोड़ पीपल्स आज की डेट में जो यहाँ पे बिलो पावर्टी लाइन है, तो उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मतलब पावर्टी लाइन से बाहर निकालने की जो कोशिश हो रही है वो मतलब सही मायने में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं। अगर किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, डेवलप होता है, तो उस देश में ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो जाता है और प्राइमरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और वहाँ पे जो पावर्टी का रेशियो है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। सो आई होप कि ये जो फर्स्ट टू सेकेंड और थर्ड पॉइंट है जो क्लियर हुआ हो आपका। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है वो बीच में मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उनका आंसर सेपरेटली व्हाट्सअप पे दे दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इट ब्रिंग्स डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द ट्राइबल एंड द बैकवर्ड एरियाज। तो जहाँ पे देखो ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज है, हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है, बहुत ज़्यादा रीजनल आपको वेरिएशंस देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स में मिनरल्स के स्टॉक्स है तो कुछ स्टेट में मिनरल्स के स्टॉक नहीं है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हमको देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है कि जिन ट्राइबल एरियाज़ में मतलब लोगों को जॉब्स नहीं है, प्रॉपर स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके लिए वैसे इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, कॉलेजेस की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो लोग जो है आगे जाके पढ़ लिख सके, उनमें वो स्किल डेवलप हो जाए और वो कुछ अच्छा काम कर सके, उनको भी अच्छी जॉब मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को खोला है जो इंडस्ट्री के काम आती है, जो इंडस्ट्री को उस टाइप के एम्प्लॉय, उस टाइप के वर्कर को प्रोवाइड कर सके, ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप को गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया है। और जहाँ पे इन मिनरल्स को, रिसोर्सेज को पाया जाता है, उन्हीं एरिया में इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके, उन लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल सके। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एक रीजनल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती है तो उसको कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस टाइप से ओवरकम किया जा सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के कारण। जैसे कि देखो आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ हम बात करते हैं मुंबई की या कोलकाता की या तो फिर चेन्नई या बैंगलोर या दिल्ली की, तो इन जगहों पे ही बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, यहीं पे लोगों को जॉब्स करने के लिए जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे पहले देखो ब्रिटिश लोगों का रूल था, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश अम्पायर, राइट। तो उन लोगों ने इन सिटीज़ में पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया क्योंकि उनको पता था कि ये जो ट्रेड होने वाला है वो ओवरसीज ट्रेड होने वाला है। मतलब ये जो मुंबई है, तो मुंबई देखो कोस्ट लाइन पे ही ये सिटी है, कलकत्ता भी कोस्ट लाइन पे है, तो ये कोस्ट लाइन पे होने के कारण यहाँ से बड़े आसानी से जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस होता था तो या रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था तो उसको बाहर में एक्सपोर्ट किया जा सकता था, राइट। तो उसके कारण ये जो शुरुआत के दिनों में जो सिटीज़ बनी, सिटीज़ डेवलप हुई, तो वो कोस्टल लाइन पे ही सिटीज़ डेवलप हुई, ये बात आपको याद रखना है। और इसीलिए मैक्सिमम इंडस्ट्री का जो कॉन्सेंट्रेशन है आज वो आपको इन सिटीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद में जब हम
आज़ाद हुए तो हमारी आज़ाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में काफ़ी अच्छा काम किया। और आज देख पा रहे हो आप कि हमारी इंडिया में के अलग अलग, इंडिया के अंदर कोस्ट लाइन के बाहर में, मतलब इंडिया के अंदर में बहुत सारी सिटीज़ में अलग अलग इंडस्ट्री आज आपको डेवलप देखने को मिलती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल से लेके हेवी इलेक्ट्रिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके हर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से लेके सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने वाली अलग अलग एनएमसीज और खुद इंडिया की प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है, जो कि आगे जाके हम इसको अलग से सेपरेट बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट को मुझे क्लियर करना था, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देखो, जिस तरह से हमारे देश में इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, तो उससे क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा, जिस गुड्स से हमारे देश की जो करोड़ों लोगों की जो पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के नीड्स को तो हम सेटिस्फाई करेंगे। और एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो होगा तो उसको हम बाहर फिर वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस एक्सपोर्ट जब करेंगे तो फॉरेन रिवेन्यू भी तो आएगा ना हमारे यहाँ पे, बाहर की करेंसी भी आएंगी। तो फॉरेन जो करेंसी है तो उस फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी हमारे यहाँ पे बढ़ेगा। तो हमारा देश फिर क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो चीज़ें है वो सभी हमारे कंट्री को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी, दुनिया के साथ में उस करेंसी से क्या करेगी, ट्रेड करेगी। तो इस बात से यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर एक्सपांड होता है कि किसी भी फिनिश गुड को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर्ड किया जा सकता है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने, जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो देखो अलग अलग सर्विसेज भी जनरेट होंगी। तो जब ट्रेड होगा तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, तो उन सभी चीज़ों का मतलब एस्टिमेट्स रखना होगा। एस्टिमेट के साथ में आपको बैलेंस शीट तैयार करना होगा, मतलब कितना एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है। तो इससे रिलेटेड सभी मतलब उस टाइप के एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे देखो कमर्शियल जो ट्रेड की वजह से कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका, और कमर्शियल जॉब्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, बहुत ज़्यादा सीए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको एमबीए वाले मार्केटिंग करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मार्केटिंग जब होगा तभी तो जो चीज़ें हैं, तभी तो जो गुड्स है उसको बेचा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है, आप अगर टीवी चैनल पे कोई भी प्रोग्राम देख लो तो बीच में 100 बार एडवर्टाइज आती है अलग अलग गुड्स की। तो ये क्या है एक्चुअली, तो इससे देखो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसमें कॉमर्स फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसीलिए तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या हुआ है कि ये जो जॉब्स क्रिएट हुए, तो खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जॉब क्रिएट हुए और सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट हुए। क्योंकि जो कमर्शियल सेक्टर है, जहाँ पे जो सीए अपनी सर्विस दे रहा है, या कोई बैंक सर्विस दे रही है, या कोई ऑडिटिंग वाले लोग सर्विस दे रहे हैं, या मार्केटिंग वाले लोग सर्विस दे रहे हैं, डिज़ाइनिंग वाले लोग सर्विस दे रहे, तो ये सभी सर्विस सेक्टर में आता है, राइट। तो ये सभी जॉब्स यहाँ पे क्या होगी, क्रिएट होगी। सो आई होप कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर एनी कंट्री किस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में फॉरेन जो एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, तो उसका भी रिजर्व में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में जब डेफिनेशन समझाया था तो वहाँ पे पिक्चर की मदद से इसको क्लियर किया था। तो आई होप कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, और एज एन एग्जाम्पल जो पॉइंट नंबर 7 में मैंने चीज़ें दिखाई है उसको आप लिख सकते हो। अभी उसी स्लाइड पे जो क्वेश्चन सेकेंड था, तो क्वेश्चन सेकेंड में ये पूछा गया था आपको, द इकोनॉमिक strength of a country is measured by the development of manufacturing industry, support the statement with argument। तो जो आपके टेक्स्ट बुक में इसकी इंपॉर्टेंस दी है उसको भी एज इट इज आपने उसको वहाँ पे लिख दिया तो आपका काम बन जाएगा। और क्वेश्चन फर्स्ट जो था तो उसको आप जब यहाँ पे कवर करोगे तो कुछ इस टाइप का आंसर आपको देना पड़ेगा, तो सो दैट जो भी मतलब
उसका रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो पूरा हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अभी अभी सीबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर है तो सैम्पल पेपर को लॉन्च कर दिया है। तो उस पेपर की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना और उसको ठीक तरह से समझ लेना। तो इस साल क्या हुआ है तो पेपर में किस टाइप के चेंजेस हुए वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सोर्स टाइप के क्वेश्चंस को इस साल ऐड किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड करना, रीडिंग स्किल के ऊपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इंग्लिश के पेपर में पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ में ही वो आंसर होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन इस साल क्या किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए। तो आप उस लिंक को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, जरूर वहाँ से देख लीजिए, डाउनलोड कीजिए और पेपर को देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया होगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कैसे सॉल्व करना है, जहाँ पे आपको बताना था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो आपको देखो अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में उस पहले क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था, तो इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते समय में क्या बोलना पड़ेगा आपको कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट। तो ये बोलना पड़ेगा यहाँ पे। दे आल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट। सो जो एग्रीकल्चर के ऊपर में एक्सेस ऑफ यहाँ पे प्रेशर था, लोगों का जॉब्स नहीं थी उनको, इसीलिए वो मतलब फोर्सफुली एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंड है और सीजनल डिसगास्ट अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन को वो लोग फेस करते थे। तो उनको अभी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इसके कारण जॉब्स प्रोवाइड हो रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। दिस वाज द मेन फिलोसॉफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। और इसी फिलोसॉफी को लेके गवर्नमेंट ने क्या की है, कोशिश की है कि गवर्नमेंट को पता था अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक्सपांड कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, और उसके कारण टर्शियरी सेक्टर की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होंगी और वहाँ पे भी जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। और इसी इंटेंशन से गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की मतलब खुद गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों को यहाँ पे सेटअप किया और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ जॉइंट एडवेंचर्स को उन्होंने चलाया, प्रोग्राम्स को चलाया। सो इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज की जो नीड होती है उसको भी पूरा किया जा सकता है। सो कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ हाई वैल्यू आर प्रॉस्परस। तो हम लास्ट में उस क्वेश्चन को जब कंक्लूड करेंगे, आंसर कंक्लूड करेंगे, तो ये बोलना जरूरी है यहाँ पे कि कोई भी कंट्री तभी डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो सकती है जब उस कंट्री का जो रॉ मटेरियल सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, उसको पूरी तरह से जब वो यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी उस कंट्री के पास में होती है, तभी वो कंट्री एक डेवलप कंट्री बन पाती है। तो और ये डेवलप तभी बन पाएगी जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होगी, डेवलप होंगी। जैसे कि जापान, चाइना, यूएसए, ये जो कंट्रीज़ है तो ये डेवलप कंट्रीज़ क्यों है, क्योंकि उन कंट्रीज़ ने वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर में जो रिसोर्सेस मिलते हैं उन रिसोर्सेस को पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी उन कंट्रीज़ के पास में है। वो उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए लगने वाला कैपिटल और उसके लिए लगने वाली मॉडर्न टेक्निक्स, वो सब चीज़ें उनके पास में आज की डेट में अवेलेबल है। और इसी कारण वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप है, प्राइमरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और टर्शियरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और इसीलिए पूरी दुनिया में वही की एनएमसीज आपको देखने को मिलती है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्लियर हुए हो। अगर नहीं भी क्लियर हुए हो तो इस वीडियो को फिर से एक बार चला के देख लेना आप लोग, उससे भी क्लियर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बोलोगे। सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, कि ये जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है तो दोनों सेक्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, मतलब ये हैंड इन हैंड चलते हैं साथ साथ में। तो इसके ऊपर में भी लास्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ कैन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज एग्रीकल्चर
थ्रू द सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो सपोर्ट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। तो देखो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर में बेस करती है, तो वो इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे कि किस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, राइट। तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है कैसे, तो इसको टर्म्स में इसको समझना है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो पहले ही पॉइंट में हमने इसको क्लियर करना है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर में कैसे डिपेंड है। तो देखो कि होता क्या है कि एग्रीकल्चर सप्लाईज रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंड है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट, शॉर्टेज ऑफ दिस रॉ मटेरियल कैन स्पेल डूम फॉर द इंडस्ट्री। अगर मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सप्लाई किया जा रहा है, तो उसका सप्लाई अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है या सप्लाई को रोक दिया जाए तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रुक जाएंगी कुछ समय के लिए, राइट। प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो आपको पता ही है जैसे कि देखो जो गन्ने की खेती करते हैं किसान, तो शुगर केन बोलते हैं इसको, तो शुगर केन को अगर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे लोग, मतलब हमारे फार्मर अगर शुगर केन को कल्टीवेट ही नहीं करेंगे तो क्या शुगर इंडस्ट्री चल पाएगी? तो शुगर इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। अगर मान लो कि जो फार्मर है कॉटन को प्रोड्यूस नहीं करेंगी, कॉटन को ग्रो नहीं करेंगी, तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कपड़ा बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। कपड़े बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और बोल सकते हैं हम जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में किस तरह से मतलब वुड्स को लिया जाता है, एक प्रॉपर वुड्स को लिया जाता है, जिस वुड्स की मदद से पेपर इंडस्ट्री चलती है, जो कागज़ होते हैं कागज़ बनते हैं, और कागज़ से पता है आपको अलग अलग फिनिश गुड बनाए जाते हैं, बुक्स बनाए जाते हैं, नोटबुक बनाए जाते हैं, और अलग अलग पर्पस के लिए पेपर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हो कि एग्रीकल्चर के ऊपर में कैसे कुछ इंडस्ट्री कुछ हद तक कैसे डिपेंड है, राइट। सो एग्रीकल्चर गेट्स इज बेसिक इनपुट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अभी ये देखा हमने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में कि एग्रीकल्चर के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे डिपेंड है, और हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कैसे मॉडर्नाइज किया है। तो मॉडर्नाइज करने के लिए देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चीज़ों को एज एन इनपुट जो यूज़ किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्री में उसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि आप स्लाइड के ऊपर में पिक्चर देख पा रहे हो, हाई इल्ड वैरायटी सीड्स की बात की गई है। तो हाई इल्ड वैरायटी सीड जो है, हाइब्रिड सीड्स, इनको बड़े बड़े लैब में रिसर्च करके प्रोड्यूस किया जाता है और बाद में इंडस्ट्री में इसको लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करके पैकिंग के साथ में मतलब मार्केट में बेचने के लिए उतार दिया जाता है, जो कि एक एग्रीकल्चर इनपुट है, राइट। तो इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्शन की। उसके बाद में फर्टिलाइज़र होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, बड़े बड़े लैब में इसको मतलब टेस्ट करके बाद में इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। सो ये जो इंडस्ट्री है, तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, जो इंसेक्टिसाइड्स है एग्रीकल्चर में एज एन इनपुट यूज़ होता है, राइट। इसके अलावा बहुत सारी मशीनरीज है, टूल्स है, तो उनको भी, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जो आज की डेट में एग्रीकल्चर में अलग अलग मशीनरीज को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ मशीन्स आते हैं जिसमें कटिंग से लेके, थ्रेशिंग से लेके, हार्वेस्टिंग तक सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो इक्विपमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं पे आज हमें मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो इस उदाहरण से ये तो बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि जिस तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर में इंडस्ट्री डिपेंड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं पे एग्रीकल्चर भी for maximum production, I will say here for maximum production for good produce, आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर में डिपेंड्स है अलग अलग इनपुट्स के लिए। सो आई होप कि स्लाइड पे ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हो। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस इन दिस वे एग्रीकल्चर ऑफर्स अ बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, वाटर पंप्स, ट्रैक्टर्स, फार्म इक्विपमेंट। तो ये दोनों की नीड्स अगर आप देखते हो एग्रीकल्चर सेक्टर की और इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो ये एक बहुत बड़ा जो मार्केट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, जो कि फर्टिलाइज़र बनाती है, फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्री, या वाटर पंप बनाने वाली इंडस्ट्री, ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री, या बाकी दूसरे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण एक बहुत बड़ा एक
यहाँ पे ऑफर है उनके प्रोडक्शन के लिए और बहुत बड़ा एक मार्केट मिलता है, राइट। सो आई होप कि ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए हो। इन शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। सो देखो जो ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसी को क्वेश्चन बना के आपको पूछा जा सकता है, right? In short, agriculture and industry are not exclusive of each other, they move हैंड इन हैंड। बिल्कुल इसी सेंटेंस को कोट करके आपको पूछा जाएगा, आपको कारण पूछा जाएगा, तो आपको इसके आंसर में ये सभी पॉइंट्स क्या करना होगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये जो स्लाइड देख रहे हो आप, इस स्लाइड का एक स्नीप लेके रख दीजिए आप लोग, जिनके पास में मतलब बाकी दूसरे सोर्सेस नहीं है आंसर को प्रिपेयर करने के लिए, उनके लिए, राइट। तो आपको काफ़ी मदद होगी इससे। सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। देखो नेशनल इकोनॉमी की बात की थी हमने, तो सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमी क्या होता है थोड़ा सा शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। तो इकोनॉमी किसको बोलते हैं हम? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे लोगों को मतलब काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। ऑफर मिलती है कि यस इस सिस्टम में आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। फिर जो लोग काम करते हैं वो अपने अपने स्किल एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग काम को चॉइस करते हैं और काम करते हैं। उससे क्या अर्निंग होती है, और इसी अर्निंग से जो मतलब इनकम होती है, तो इस इनकम को काउंट किया जाता है मतलब नेशनल लेवल पे काउंट किया जाता है, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण जो जॉब्स ऑफर हो रही है और उन जॉब्स से जो लोगों को अर्निंग हो रही है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे समझना है। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप समझ रहे हो। ओके, सो देखते हैं इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, कैसे रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर ओवर द लास्ट 2 डिकेड। तो लास्ट 2 डिकेड मतलब फ्रॉम 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स से 20 ईयर्स की अगर स्टडी करते हो आप, तो क्या पता चलता है? द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैगन टू 17%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे नेशनल इनकम में, वो 70% पे रुका हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट से क्लियर होता है ऑफ द जीडीपी, राइट। तो यहाँ पे जो जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 70% पे रुका हुआ है, विच रिक्वायर्स टू बी इंक्रीज। और आज के डेट में ये ज़रूरत है कि उसको क्या किया जाए, यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। सो द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड इज अराउंड 7%। तो लास्ट 10 ईयर्स में ये जो ट्रेंड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो यहाँ पे 7% की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, वेयर एज द डिजायर्ड ग्रोथ रेट इज 12%। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ चाहिए हमको, तो वो 12% के हिसाब से ग्रोथ चाहिए थी, जो कि आपको 7% की ग्रोथ लास्ट 10 ईयर से देखने को मिल रही है। इन दिनों जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ये डाउन भी हो चुकी है, तो वो बात अलग है। सो नेक्स्ट थिंग इज हियर, सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट 9 to 10% पर एनम। तो देखो अगर 2003 की बात करें, तो वहाँ से अब तक का जो रिकॉर्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो ये जो ग्रोथ है 9 to 10% हर साल आपको देखने को मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं हो रहा है जो कि हमें 12-13% से चाहिए था, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इसमें कवर करने। सो विथ प्रॉपर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट्स दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो आने वाले कुछ 10 सालों के अंदर में जो हमने ये टारगेट सेट करके रखा है 12% पर एनम का इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अगर ठीक ठाक पॉलिसीज़ को चलाया, या जो इकोनॉमिक्स के जो प्रेडिकेशंस है कि किस तरह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए और किस तरह से यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को कवर करना चाहिए, जिसको महंगाई बोलते हैं हम, तो इन सभी चीज़ों को अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, तो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है उसको आने वाले कुछ सालों में, मतलब आने वाले 10 सालों के अंदर में हम अचीव कर सकते हैं हमारा टारगेट जो हमने 12% पर एनम
का रखा हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर एंड यू हैव टू कवर दिस ऑल पॉइंट, राइट। सो द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल दैट इज NMCCC हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल को सेटअप किया और इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, कंट्रोल करना है कि किस तरह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या किया जा सके, ग्रो किया जा सके, और जो हमने टारगेट सेट करके रखा है 12% ग्रोथ का जो हमने टारगेट सेट करके रखा है उसको अचीव कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया है। तो 1 मार्क के लिए इस इंस्टीट्यूशन का लॉन्ग फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसको भी आपको प्रॉपरली क्या करके रखना है, यहाँ पे प्रिपेयर करके रखना है। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्या हो पाई, क्लियर हो गई होंगी। तो देखो जिस तरह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ग्रो हो रहा है, तो वो एज़ कम्पेयर टू कुछ जो डेवलप कंट्रीज़ है, एशियन डेवलप कंट्री जैसे चाइना, जापान है, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो रेट यहाँ पे 17% पे अटका हुआ है। तो वहीं पे जो डेवलप कंट्रीज़ है, एशियन कुछ डेवलप कंट्री, तो वो 25-35% से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। तो हमारे लिए ये बहुत ही मतलब बुरे सिम्टम्स है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। कोशिश तो चल रही है गवर्नमेंट की, लेकिन हमारे देश की जो ओवर पॉपुलेशन है और यहाँ पे जिस तरह से इन्फ्लेशन है और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल बूस्ट आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक इंडस्ट्री के लिए जो एक मतलब लोकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड पे जो डायग्राम देख रहे हो, उस डायग्राम में देख पा रहे हो कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल मार्केट, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, तो ये सब इसेंशियल फैक्टर्स होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को कहीं पे लोकेट करने के पहले इनको देखा जाता है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर कुछ इसेंशियल्स होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल एट लो कॉस्ट एंड नियर डिस्टेंस, कि जिस जगह पे आपको इंडस्ट्री को सेटअप करना है वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाने चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको शुगर फैक्ट्री लगाना हो, तो शुगर फैक्ट्री ऐसे जगह पे लगाइए आप जिस एरिया में इजीली मतलब शुगर केन अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो जिस एरिया में मैक्सिमम शुगर केन को प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसी एरिया में अगर शुगर इंडस्ट्री को लगाओगे आप तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इजीली आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो उससे आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी आपका कम आ जाएगा, राइट। सेकंड थिंग इज हियर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर सुटेबल फॉर द सेटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एक लैंड, बहुत अच्छी लैंड होना जरूरी है, क्योंकि उस लैंड को प्रॉपरली मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में इस्टेब्लिश किया जा सके, इसीलिए लैंड प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद में वाटर रिसोर्सेस होने चाहिए। इंडस्ट्री के लिए वाटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी ये तो कोई जोग्राफिकल फैक्टर नहीं है, मैनमेड फैक्टर है, तो उसको अलग से देखेंगे हम यहाँ पे। सो आई होप कि दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हो यहाँ पे। इसके साथ साथ वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। अगर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है तो इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं आ पाएंगे, आपकी इंडस्ट्री चलेंगी नहीं, मशीनरी चलेंगी नहीं, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, मान लो कि एक आधी जगह पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, या दलदल वाला एरिया है, स्वैम्पी एरिया है, या फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए क्लाइमेट को देखो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है और साल भर होता है, तो ऐसे जगह पे इंडस्ट्री को चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए क्लाइमेट को देखना होता है। सो सेकंड जो फैक्टर है यहाँ पे नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर है। सो अभी जो 3 फैक्टर की बात की थी हमने वो जियोग्राफिकल फैक्टर थे, तो जब एक क्वेश्चन आएगा तो कुछ इसी तरह से आपको इसको लिखना होगा। सो नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर में जैसे ह्यूमन लेबर्स, उस एरिया में आपको काम करने वाले लेबर मिल जाने चाहिए, वो स्किलफुल भी होने चाहिए, अनस्किलफुल दोनों टाइप के लेबर की ज़रूरत होती है आपको। तो ह्यूमन लेबर की यहाँ पे बात की है, तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्री ऐसे गांव के पास, बड़े गांव के पास में या शहर के पास में होनी चाहिए जहाँ पे आपको आसानी से लेबर मिल जाए, राइट। सो सेकंड थिंग ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब सड़कें होनी चाहिए अच्छी, ट्रांसपोर्ट
की फैसिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इंटरनेट जैसी चीज़ें होनी चाहिए, या बाकी जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप है, बैंक की ज़रूरत पड़ती है, या ऑडिट के लिए जो बाकी कमर्शियल लोगों की ज़रूरत पड़ेंगी, तो कॉमर्स ट्रेड जो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसके लिए कमर्शियल सर्विसेज देने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेंगी, राइट। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें आ जाती है। सो थर्ड थिंग इज़ यार मार्केट चाहिए। अगर जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए, डिमांड भी चाहिए, जहाँ पे मार्केट में उसको बेचा जाए, राइट। तो दीज आर द सम नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स, राइट। और लास्ट में हम बोलेंगे कि ये सब चीज़ें जो है इंडस्ट्री वो किसी ह्यूमन सेटलमेंट के पास में चाहिए, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो इंडस्ट्री के फेवर में चाहिए, ताकि इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए कि टैक्स देने में ही सारा प्रॉफिट चला जाए, राइट। तो इन सभी चीज़ों को कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप करने के पहले क्या किया जाता है, देखा जाता है। सो आई होप कि ये भी आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री का मार्केट के साथ में लिंकेज क्या हो सकता है। तो बिफोर दिस आप इसका एक स्नीप लेके रख लीजिए। सो देखिए इस स्लाइड पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक इंडस्ट्री जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो मार्केट के साथ में उसकी लिंक कैसी होती है। तो देखिए किसी भी इंडस्ट्री को एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट। या तो कुछ कंपोनेंट्स पार्ट चाहिए होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि कार कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो कार के लिए स्टील चाहिए होता है, और स्टील के लिए और दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और कार के लिए स्टील के अलावा बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स की भी ज़रूरत होती है, राइट। कार को इंजन अलग कंपनी से आएगा, अलग इंडस्ट्री से इंजन बन के आएगा। कोई देखो कार को जो स्पेयर्स पार्ट्स लगते हैं वो स्पेयर्स पार्ट अलग अलग इंडस्ट्री बनाती है। तो स्पेयर पार्ट से लेके कार को जो पेंट किया जाता है, तो पेंट इंडस्ट्री से पेंट आएगा। तो अलग अलग पार्ट्स में हम इन सभी चीज़ों को बोलेंगे। तो किसी भी एक इंडस्ट्री में अगर कोई एक फिनिश गुड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए एज एन इनपुट रॉ मटेरियल और अदर पार्ट्स हम बोलेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड चाहिए होती है इंडस्ट्री के लिए, लेबर चाहिए होते हैं, कैपिटल पैसा चाहिए होता है, एंटरप्रेनर मतलब इंडस्ट्री को चलाने की रिस्क लेने वाले लोग चाहिए होते हैं, इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। मतलब वहाँ पे एक यूनिट को सेटल करना होता है, बिल्डिंग्स चाहिए होती है, उसमें अलग अलग मशीनरी चाहिए होती है। तो ये सब एज एन इनपुट एक इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज़ होता है। सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें ये वाला आंसर दोगे आप। सो सेकेंड थिंग, ये सब चीज़ें होने के बाद में इंडस्ट्री तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, राइट। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इसेंशियल। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे है तो इंडस्ट्री को जो इनपुट चाहिए वो ट्रांसपोर्ट से ही आएगा, और इंडस्ट्री में जो फिर फिनिश गुड बनेगा, जो भी प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए भी फिर भी ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट का रोल यहाँ पे दोनों जगह पे है। इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कंपोनेंट चाहिए, जो लेबर चाहिए, तो उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए आपको, और बाद में इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। अभी मार्केट में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चले जाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, तो मार्केट में इसको बेचने के बाद में इस इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा, मतलब फैक्ट्री में कैपिटल आएगा, राइट। तो फिर से इस एज एन इनपुट इस कैपिटल को क्या इंडस्ट्री अपने फैक्ट्री को एक्सपांड करने के लिए यूज़ कर सकती है। देखो फैक्ट्री ने जब किसी गुड्स को यहाँ पे बेच दिया, तो उस गुड्स को बेचने के बाद में उस फैक्ट्री के पास में पैसे आएंगे, तो फैक्ट्री को चलाने वाले जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट, तो कुछ लोग होते हैं जिसको हम यहाँ पे एंटरप्रेनर बोलेंगे, तो उनके पास में ये इनकम आएगी। तो वो लोग क्या करेंगे, इस इनकम में से कुछ पार्ट को खुद में शेयर कर लेंगे, राइट। कुछ पार्ट्स को सैलरी के ऊपर में खर्च कर देंगे, वेजेस के ऊपर में खर्च कर देंगे, बाकी जो इंडस्ट्री के एक्सपेंडिचर होंगे उसके ऊपर में खर्च करेंगे, और कुछ प्रॉफिट को बचा के रखेंगे और बाद में इंडस्ट्री को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। आज एक इंडस्ट्री है तो और दूसरी तीसरी इंडस्ट्री वो लगाना चाहेंगे। तो इस तरह से ये एक इंडस्ट्री का एक मार्केट के साथ में लिंक होता है,
और इस तरह से कैपिटल को फॉर्म किया जाता है, मनी को फॉर्म किया जाता है, मनी को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। आई होप कि इस स्लाइड से मदद से आपको समझने में कोशिश हुई हो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इनपुट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट का रोल कहाँ कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में जो आउटपुट्स जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको मार्केट में बेचने के बाद में कैपिटल कैसे जनरेट होता है, और उस कैपिटल को फिर शेयरिंग कैसे किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, उससे एक्सपेंडिचर कैसे किए जाते हैं, और उससे उसी कैपिटल से बाद में इन्वेस्टमेंट करके उस इंडस्ट्री को और कैसे एक्सपांड किया जाता है। सो आई होप कि इस स्लाइड से इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज आपके समझ में आया हो। सो इस स्लाइड का एक और स्निप लेके रखिए आप। सो नेक्स्ट इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आइडियल लोकेशन की बात की है हमने किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जैसे हमने यहाँ पे फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर को पहले से ही डिस्कस किया, जो कि ये आपके टेक्स्ट बुक में दे के रखा है, तो इसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल। तो ये किसी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है कि उस व्यक्ति को अगर मान लो ये इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करना है, चलाना है, इस इंडस्ट्री को क्या करना है, यहाँ पे चलाना है, तो क्या करना होगा उसको, इस इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए तो वो सस्ता मिलना चाहिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में वो सभी पार्ट भी आते हैं, लेबर भी आते हैं, तो वो अगर इसको सस्ते में मिल जाएगा तो यहाँ पे जो भी फिनिश गुड बनेगा तो वो भी सस्ता ही होगा। अगर वो सस्ता मार्केट में उतारा जाएगा तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो पैरामीटर है, इंडिकेटर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज ईयर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जब इसको मतलब लोगों तक पहुंचाना है, मार्केट में इसको जब बेचना है तो इसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मार्केटिंग के लिए भी कम खर्चा आना चाहिए। तो यही प्रयास होता है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का, एंटरप्रेन्योर का, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करते समय में ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ किया जाएगा, कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाएगा, मार्केटिंग को यूज़ किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों में यहाँ पे क्या आना चाहिए, खर्च कम आना चाहिए। तो ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री एट साइट। तो जियोग्राफिकल और नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स को अगर ठीक तरह से किसी ने समझा है तो उसी से उसको डिसीजन लेने में ये मतलब मदद होंगी कि उस इंडस्ट्री को कहाँ पे लगाना है, राइट। अगर आपको जियोग्राफिकल और नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में पता ही नहीं है तो फिर आपको मतलब फैक्ट्री को कहाँ पे लगाना है तो वो डिसीजन शायद आपकी गलत हो सकती है। तो एक प्रॉपर डिसीजन अगर लेनी है, फैक्ट्री कहाँ पे शुरू करनी है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक पॉइंट और दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट को जोड़ दिया जाता है कि रॉ मटेरियल इनपुट के लिए कितना खर्च आ रहा है, रॉ मटेरियल प्लस उसमें किसको जोड़ दिया जाता है, जो लेबर चार्ज है, लेबर चार्ज को जोड़ दिया जाता है, मशीन का जो यूज़ हो रहा है तो मशीन चार्ज को इसमें जोड़ दिया जाता है, या बाकी जो दूसरे इनपुट्स दे रहे हैं उसको भी जोड़ दिया जाता है। तो और कंपनी अपना खुद का भी प्रॉफिट इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस टोटल जो इसकी प्राइस होती है तो उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बाद में मार्केट में जब जोड़ा जाता है, मार्केट में जब इसको बेच दिया जाता है तो एक्चुअली बेचते समय में इसको जो फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होता है उसको जोड़ा जाता है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में ये सब चीज़ें आती है। सो काफ़ी हद तक जो मार्केट में आपको जो चीज़ें आज महंगे दामों में मिलती है, राइट, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, तो अगर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब रॉ मटेरियल बहुत महंगे मिलेंगे किसी भी इंडस्ट्री को, या उसको मार्केटिंग करने में, या उसका जो मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, या लैंड जो परचेस की है, बिल्डिंग जो बनाई है, जो मशीनरी जो यूज़ की है, या जो लेबर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इनके ऊपर में अगर जितना ज़्यादा खर्च आएगा उतनी ज़्यादा वो वस्तु मार्केट में क्या होगी, महंगी होंगी। ये बात आपको याद रखना है। ओके, सो आई होप कि ये यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आपके क्लियर हुए हो। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इज हियर, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि इंडस्ट्री के मेन टाइप्स कौन से होते हैं। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे पहले आपको इंडस्ट्री के टाइप को समझना होगा।
जिसमें हम एग्रो बेस इंडस्ट्री को कवर करेंगे और उसके बाद में मिनरल बेस इंडस्ट्री को कवर करेंगे। तो जनरली रॉ मटेरियल आपको पता ही है, तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में से जो रॉ मटेरियल आता है, तो उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो इंडस्ट्री फिनिश गुड्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो वो सभी इंडस्ट्री यहाँ पे एग्रो बेस इंडस्ट्रीज होती है। सो जनरली एग्रो बेस इंडस्ट्री में कॉटन इंडस्ट्रीज आती है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है हमारी, वुलन इंडस्ट्री आती है, जूट इंडस्ट्री आती है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है। तो देखो कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, इन सभी के ऊपर में प्रोसेस करने वाली जो इंडस्ट्री होती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। तो एग्रो बेस इंडस्ट्री में इन इंडस्ट्री के आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरह से अलग अलग इंडस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी मैं इन टाइप्स को समझाने जा रहा हूँ आपको, राइट। सो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में, एग्रो बेस इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन से रॉ एग्रो मटेरियल को यूज किया जाता है, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क और सिल्क जैसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है, राइट। इसके अलावा रबर इंडस्ट्री पता होगा आपको, तो रबर इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। तो मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है रबर। शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, शुगर केन रॉ मटेरियल। टी, कॉफ़ी हमने इसके पहले देखा था। एडिबल ऑयल्स, एडिबल सीड्स होते हैं, तो इसके ऊपर में प्रोसेस करने वाली जो इंडस्ट्री है उनको हम एग्रो बेस इंडस्ट्री बोलेंगे। इसके अलावा मिनरल बेस इंडस्ट्री है, जो कि हमारी यहाँ पे सेकेंड इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल के ऊपर में काम करने वाली। तो इसमें जैसे हमने क्लास के शुरुआत में जो स्लाइड पे एग्जांपल देखा था कार मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो यहाँ पे आयरन एंड स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, या तो फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, या मशीन टूल्स को बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, या पेट्रोकेमिकल्स को बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। क्योंकि देखो मिनरल कहाँ से आते हैं, अर्थ क्रस्ट से आते हैं। इनको माइनिंग करके, ड्रिल करके अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, तो इसीलिए इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाता है। जैसे अभी देखो जो नेचुरल फ्यूल्स होते हैं, राइट, तो नेचुरल फ्यूल्स को क्या किया जाता है, ड्रिल करके या माइनिंग करके निकाला जाता है, जैसे कोल को वगैरह निकाला जाता है। और बाद में जैसे नेचुरल फ्यूल्स को फिर क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, और पेट्रो केमिकल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, ये सब चीज़ें बनाई जाती है, राइट। तो उसके साथ साथ जैसे जो ओर्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल के, उसको स्मेल्टिंग करने के लिए भेज दिया जाता है इंडस्ट्री में, और वहाँ पे फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उससे अलग अलग पार्ट्स को बनाया जाता है, स्टील को बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे चलती है, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। कौन सी होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अभी बात करेंगे हम कि मेन रोल के ऊपर में जो इंडस्ट्री डिपेंड होती है, मतलब उसके कौन सा रोल है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे। तो एक होती है बेसिक और की इंडस्ट्री, और दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक और की इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का सप्लाई किया जाता है वो एज एन रॉ मटेरियल उस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को किया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है उनको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, ओके। तो जैसे हमने स्टील बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, तो अगर किसी इंडस्ट्री में स्टील बनता है या एल्यूमिनियम के कुछ पार्ट्स बनते हैं, राइट, तो वो जो इंडस्ट्री एल्यूमिनियम बनता है, स्टील बनता है, तो ये जो इंडस्ट्री होती है, या कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये जो इंडस्ट्री होती है वो बेसिक इंडस्ट्री होती है। ये बात याद रखिए। या इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको बाद में अलग अलग मशीन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। या मोबाइल फ़ोन के पार्ट बनाने वाली जो कंपनी है, टीवी के पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनी है, कार के स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी है, या एरोप्लेन के स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी है, या तो फिर जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, या कोई केमिकल से अलग अलग मतलब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी है। तो ये सब जो कंपनियां होती है वो बेसिक इंडस्ट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको बाद में दूसरे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे अलग से किसी बड़े मशीन्स को बनाया जाता है, या किसी दूसरे फिनिश गुड को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और वो जो फिनिश गुड बनता है दूसरे इंडस्ट्री में, वो एक्चुअली कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, क्योंकि वहाँ से उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग के लिए बेच दिया जाता है, मतलब सेल कर दिया जाता है, ओके। सो आई होप कि मेन
यहाँ पे मेन रोल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन आपके समझ में आया हो। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया बेसिक की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री में जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि डायरेक्ट कंज्यूमर की जो नीड्स होती है, उस नीड्स को पूरा करने वाले प्रोडक्ट को बनाने वाली जो कंपनियाँ होती है, जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, उनको यहाँ पे हम कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे कि शुगर हमें चाहिए होती है, टूथपेस्ट हमें चाहिए होता है, पेपर हमें चाहिए होता है, कुछ मशीन्स हमें चाहिए होती है, जैसे हमारे घर में फैंस होते हैं, कूलर्स होते हैं, एसी होता है, टीवी होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर की यूटेंसियल, इनको बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हम यहाँ देखना है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ क्या है। तो देखो, जिस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, राइट, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जो इंडस्ट्रियाँ शुरू होती है, तो उन इंडस्ट्रियों को हम यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट। तो जिस इंडस्ट्री में जो यूनिट्स लगाए जाते हैं, मशीनरीज लगाई जाती है, तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, तो उस कैपिटल के ज़रूरत के आधार पे, बेस पे जब इंडस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट। मतलब किसी इंडस्ट्री में एक आधा यूनिट असेंबल करना हो, आपको यूनिट शुरू करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो उस कैपिटल मतलब कहाँ पे कितना कैपिटल ज़रूरी है, उस हिसाब से हमने जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है, उसको हम यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, राइट। सो द लिमिट हैज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और होता क्या है कि जैसे जैसे समय चेंज हो जाता है, तो उस समय के साथ साथ में यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हमने लास्ट टाइम जब इकोनॉमिक्स में एनएमसीज के बारे में पढ़ा था, तो ये आइडिया वहीं पे मैंने आपकी क्लियर करके दी थी। सो आई होप कि ये भी टाइप आपके समझ में आया हो। इसके अलावा जो अभी हमने रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को देखा, मेन रोल के बेस पे इंडस्ट्री को देखा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे इंडस्ट्री को देखा, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर की हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है, जॉइंट सेक्टर की हो सकती है, या कोऑपरेटिव सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर की मतलब जिसके ऊपर में गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, मतलब गवर्नमेंट के ओनरशिप में जो इंडस्ट्री शुरू होती है, उसको हम पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री बोलते हैं। जहाँ पे किसी इंडिविजुअल या ग्रुप की अगर कोई इंडस्ट्री हो, ओनरशिप हो, तो उसको प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री बोलेंगे। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं वो साथ में आके किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जॉइंट सेक्टर की हो गई। और कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि किसी कम्युनिटी के या कोई अलग अलग जो कंपनीज होती है वो कलेक्टिवली किसी गुड्स को जब प्रोड्यूस करती है, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री होती है। जैसे अमूल के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि अमूल इंडस्ट्री एक जो कोऑपरेटिव सेक्टर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री का एग्जांपल है हमारे देश में। इसके अलावा जो लास्ट टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, राइट। तो किस तरह से एक मास लेवल पे रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और किसी गुड्स को या किसी गुड्स के ज़रूरी पार्ट्स को बनाने के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे इंडस्ट्री के टाइप्स को डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हेवी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है और लाइट इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। तो आपको पता ही है हेवी इंडस्ट्री में मतलब जो बेसिक बहुत ज़रूरी जो बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो कि स्टील हो गया, अभी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा स्टील की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये जो स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग आता है तो वो हेवी इंडस्ट्री में ही आता है, राइट। तो हेवी इंडस्ट्री में हम अलग से देखेंगे कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज इसमें आती है, राइट। तो आयरन और स्टील का एग्जांपल हम हेवी इंडस्ट्री के लिए बोल सकते हैं। और जो लाइट इंडस्ट्री की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और जो छोटे मोटे जो पार्ट्स है तो उनको बनाया जाता है इस इंडस्ट्री में। तो आई होप कि ये क्लासिफिकेशन आपके एक हद तक समझ में आया होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस चार्ट को, इस ये
ये जो टी डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस टी डायग्राम को एक दो बार प्रैक्टिस करना है और इसको रट लेना है। आपको रट लेना है मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपके ध्यान में रह जाएगा। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो सभी चीज़ें आपके समझ में आई हो। अगर कोई चीज़ें आपके समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। किसी भी टाइप का मन में अपने हेजिटेशन मत रखिए और बिल्कुल फ्री मन से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपकी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे मेरी तरफ से पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।